हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो हम लोग सबसे पहला पार्ट लेने वाले हैं वो आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ है। लेकिन डबल टैक्सेशन रिलीफ को समझने के लिए, पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए हुए हैं। कौन कौन से सेक्शंस? तो मैंने कहा आपके सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ये आपके मेजर सेक्शन है जिनके बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि कौन सी इनकम पे मुझे टैक्स देना है और कितना टैक्स देना है। तो सेक्शन 4 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ चार्जेबिलिटी। डेट मीन्स चार्ज ऑफ इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कवर करता है सेक्शन 4। यानी एक पर्टिकुलर ईयर में आपको कितना टैक्स देना है और उस पर्टिकुलर ईयर में जब आप टैक्स की बात कर रहे हो तो टीडीएस का क्या रेट होगा, एडवांस टैक्स कैसे काटा जाएगा, इन सारी चीज़ों की बात जब भी हम करते हैं वो सेक्शन 4 में करते हैं। सेक्शन 5 में हम किसकी बात करते हैं? हमने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है क्योंकि इसी सेक्शन के बेस पे हम लोग आगे मूव करते हैं। तो सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका बेसिकली किससे रिलेट करता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यानी ये डिसाइड करता है कि अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी इनकम अगर अर्न करते हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी इनकम है जो इंडिया की टोटल इनकम का पार्ट बनेगी, यानी इंडिया में उसको इनकम माना जाएगा और वो टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। ये कौन डिसाइड करता है? सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 में आपने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आप ये तय करेंगे कि जो भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, उसकी इनकम को इंडिया की उसकी टोटल इनकम में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। ये कौन डिसाइड करता है? आपका सेक्शन 5। अब जरा देखिएगा ध्यान से, क्या ध्यान से देखने वाली बात है कि रेजिडेंट अगर सेक्शन 5 में कवर होता है या नॉन रेजिडेंट सेक्शन 5 में कवर होता है तो उसकी जो चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 4 के हिसाब से हो जाएगी और उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो बचने का आपका क्या तरीका है? आपका तो बचने का इन लोग क्या करते हैं, रेजिडेंट अपनी इनकम को ऐसी जगह मूव कराती है जो कि टैक्स हेवन है, जहां पर टैक्स रेट या तो कम है या फिर निल है। नॉन रेजिडेंट क्या करते हैं? वो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी इनकम अर्न किया है वो आउटसाइड इंडिया अर्न किया है और रिसीव भी इंडिया के बाहर किया है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका नॉन रेजिडेंट बच जाएगा। और रेजिडेंट यहाँ क्या कोशिश कर रहा है? अपने इनकम को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है ऐसी कंट्रीज में जिनका टैक्स रेट या तो निल है या फिर बहुत ही कम रेट पे है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग टैक्स हेवन की बात कर रहे थे। तो बेसिकली टैक्स हेवन कौन सी जगह है आपकी, या कौन सी कंट्रीज को टैक्स हेवन कहते हैं हम लोग? तो हेवन आप सभी को पता है स्वर्ग होता है। यहाँ टैक्स हेवन की जब बात होती है तो ऐसी जगह जहाँ टैक्स से रिलेटेड हम चोरी कर सकते हैं। तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो भी विलेन होता है बेसिकली अगर कोई भी क्राइम करता है तो कहाँ मूव करता है, कहाँ भागता है? मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई। ऐसा क्यों? बिकॉज मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे टैक्स लॉज को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है ताकि कोई भी फॉरेन यानी विदेश का कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई मूवमेंट करना चाहे या कैपिटल लाना चाहे तो उनको एक सही जगह मिले और एक टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा मिले जो मिनिमाइज है या निल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपकी क्या है? इन कंट्रीज में अगर आप फ्लो ऑफ इनकम करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ की जो भी बैंक्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन किसी से डिस्क्लोज नहीं करते, यानी फॉरेन कंट्रीज से डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस उस कंट्री के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ हो। तब तक वो नहीं करेंगे जब तक उसका एग्रीमेंट अगर हुआ है तो ये क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जिनके पास भी जो आप ब्लैक मनी की बात करते हैं या ऐसे पैसे की बात करते हैं जिसका किसी तरह का कोई डिस्क्लोजर कोई पर्टिकुलर कंट्री में नहीं करना चाहता है तो इन जगहों पे वो मूव कराता है पैसा। कारण क्या है कि वहाँ के बैंकर्स इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। दूसरा चीज़, टैक्स ना के बराबर लगाते हैं,
या नील रेट पे लगाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जब इतनी सारी रियायतें हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स हेवन। तो व्हाट इज टैक्स हेवन? तो टैक्स हेवन ऐसी जगह है, ऐसी कंट्री है जहां के टैक्स लॉज को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि फॉरेन के कैपिटल्स को वहां लाया जा सके, वहां की इकोनॉमी को चलाया जा सके। लेकिन ये तो गलत तौर तरीका है, कारण रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट्स वो लेकर के आते हैं, यानी ऐसे सिस्टम्स डेवलप करते हैं जिसके बेसिस पे कहीं से भी इनकम आ रही है तो वो पूछेंगे नहीं, आप उनके यहाँ बस इनकम का फ्लो करिए, टैक्स वो कम लगाएंगे और कहीं उस इनकम को डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे आपका। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या किया जाता है, इनकम या कैपिटल का मूवमेंट किया जाता है ताकि अपने आप को जो इंडिया में ज़्यादा टैक्स लग रहा है उससे बचाया जा सके। और ऐसी कंट्रीज़ को हम लोग ढूंढते हैं जहाँ का टैक्स रेट या तो कम है या तो निल है। तो कैसे इस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं और क्या ऐसे ट्रांजैक्शन इंडिया में टैक्सेबल हैं कि नहीं है, इसकी हम बात करेंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं। कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशंस बनाने के लिए सिस्टम्स आप पहले समझिएगा कि मान लीजिए कोई इंडिया में कंपनी आप रजिस्टर्ड करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, और रजिस्टर्ड करने के बाद फॉरेन कंट्री में भी एक कंपनी आप रजिस्टर्ड करते हो और उसके 100% शेयर्स कौन होल्ड कर देता है? इंडियन कंपनी होल्ड कर लेती है। तो ये हमारी होल्डिंग कंपनी हो जाती है और ये हमारी 100% सब्सिडरी, क्योंकि सारे शेयर्स इसने खरीद रखे हैं। अब जरा देखिएगा, कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई भी पैसे का मूवमेंट कैपिटल के फॉर्म में दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो अब जरा देखिएगा यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी डिविडेंड या इनकम अराइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन, ये इसको लंबे पीरियड तक रोके रहता है। और जब टैक्सेबिलिटी की बात आती है तो कुछ ऐसे सिस्टम करता है जिसकी वजह से टैक्सेबिलिटी यहाँ अराइज होती है और इस पर लोअर टैक्सेशन लगता है। यानी ये वाला पार्ट अगर सही मायने में देखा जाए तो इस कंपनी की इनकम है, यहाँ पे टैक्सेशन अराइज होना चाहिए, यहाँ टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इसने कैपिटल का ऐसा मूवमेंट किया कि इस कैपिटल पे अगर कोई भी इनकम अगर अराइज हो रही है तो वो इनकम अगर टेक्निकली देखा जाए तो टैक्सेबल यहाँ हो रही है और कम टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि ये टैक्सेबल कहाँ होनी चाहिए? यहाँ, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फंड तो यहाँ से हो रहा है आपका। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन। और ये पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सीएफसी इन इंडिया। अब सीएफसी का पहला कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? तो हमने कहा यूएस लेके आया, और इसने कहा इस तरह का कोई भी अगर आप पैसे का या कैपिटल का मूवमेंट करते हैं तो ऐसे केस में जिस कंट्री से मूवमेंट हो रहा है टैक्सेबिलिटी उसी जगह अराइज होगी। इस तरह के रूल्स बनाए गए और पहला रूल यूएस ने बनाया। ये पहली ऐसी कंट्री थी जिसने सीएफसी रूल्स डिराइव किए और लागू किए। अब क्वेश्चन क्या है, क्या कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशंस की जो इस तरह की वर्किंग होती है, क्या इस पे इंडिया में टैक्स लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? हमने कहा जब सीएफसी की बात हुई तो सीएफसी की बात पहली बार 2010 में हुई जब डायरेक्ट टैक्स कोड की बात हुई। उसके बाद 2013 में भी डायरेक्ट टैक्स कोड में हुई बात, लेकिन आप सभी को पता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आपका इंडिया में नहीं लाया गया। हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही चेंजेस ला करके उसको आज तक अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं। दैट मीन्स सीएफसी हमारा पार्ट तो था डायरेक्ट टैक्स कोड का, लेकिन इंडियन सिस्टम में ये लागू है कि नहीं? तो हम देखते हैं इंडियन सिस्टम में अभी क्या लागू है। तो हमने कहा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने 1 अप्रैल 2017 को एक कॉन्सेप्ट लेके आया, पोएम, POEM, दैट मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए कुछ ऐसी बात कहता है जो सीएफसी रूल्स कहते हैं। ये कहता है कि इंडिया से अगर कंट्रोलिंग हो रही है या इंडिया से अगर किसी चीज़ का मैनेजमेंट हो रहा है, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ मैनेजमेंट कौन कर रहा था? ये पर्टिकुलर कंपनी जो इंडिया में है, इंडिया में रेजिडेंट है। तो अगर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर कर रही है और उससे कोई डिविडेंड कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो एज पर पोएम के हिसाब से इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और जैसे ही इंडिया में आप इस कंपनी को रेजिडेंट मान लेते हैं तो क्या हो जाएगी? इसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ राइज हो जाएगी? इंडिया में राइज हो जाएगी। यानी सीएफसी के कॉन्सेप्ट को जब इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया तो थ्रू पोएम इंप्लीमेंट किया गया। और बड़ा सिंपल रूल है पोएम का
कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसने कोई इस तरह का एंटिटी बनाई है या इस तरह की होल्डिंग की है और इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रही है जिसकी वजह से इस तरह की इनकम अराइज हो रही है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर कंपनी को ही इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और जैसे ही इंडिया में रेजिडेंट हो जाएगा, ये सारी की सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, पीछे हम लोग ने देखा आपका सेक्शन 4, सेक्शन 5, उस बाद CFC की बात की, टैक्स हेवन की बात की। अब बेसिक जो चीज़ें हैं उन पे अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप फिर से देखिए, जब हम इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया में कोई भी इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो या फॉरेन कंट्री में भी कोई इनकम अर्न कर रहे हो, तो इंडिया का टैक्स सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि आपने इनकम कहाँ अर्न किया, उस पर टैक्स कैसे लगाना है। उसके लिए सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 टैक्सेबिलिटी की बात करता है और सेक्शन 4 टैक्सेबिलिटी की बात करता है और सेक्शन 5 स्कोप ऑफ इनकम की बात करता है। यानी सेक्शन 5 कहता है कि कौन कौन सी इनकम आपकी टोटल इनकम में ऐड होगी, जो आप फॉरेन कंट्री या इंडिया में आप अर्न कर रहे हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रहेगा। और सेक्शन 4 उस पर टैक्सेबिलिटी की बात करता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब जरा यहाँ देखिए, इंडिया का कोई भी रेसिडेंट अगर इनकम अर्न करता है, तो चाहे इंडिया में अर्न करे चाहे फॉरेन कंट्री में करे, सेक्शन 4 सेक्शन 5 में फॉल करता है, इस वजह से उसको इंडिया में टैक्स तो देना ही है। अब गलती से यही रेजिडेंट फॉरेन कंट्री आ जाता है और फॉरेन कंट्री आने के बाद कोई इनकम अर्न कर लेता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो या किसी तरह की कोई इनकम अगर अर्न कर लेता है, कहाँ पर? फॉरेन कंट्री में। तो जैसे ही इनकम अर्न करेगा फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री का देखिए टैक्सेबिलिटी का रूल क्या है? सोर्स ऑफ इनकम, यानी इनकम का जैसे ही सोर्स अराइज होगा हम टैक्स लगा देंगे। तो उसने क्योंकि इनकम फॉरेन कंट्री में अर्न किया, तो फॉरेन कंट्री ने ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसका सिस्टम सोर्स ऑफ इनकम रूल है, तो ऑन द स्पॉट इस इनकम पे उसने टैक्स लगा दिया। किसने? फॉरेन कंट्री ने। और इंडिया में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में फॉल होने की वजह से इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कहा कि ये इनकम तो इंडिया में भी टैक्सेबल है, यानी एक टैक्स फॉरेन कंट्री इंपोज कर रही है और एक टैक्स इंडियन गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। यानी इनकम एक है, सिंगल इनकम, लेकिन टैक्स इसमें 2 लग रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? डबल टैक्सेशन। कभी भी डबल टैक्सेशन की बात होती है अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वहां पर हम किसकी हमेशा बात करते हैं? रिलीफ की। यानी ये रिलीफ आपको दिया गया है। कैसे रिलीफ दिया जाता है? या तो इंडियन गवर्नमेंट इनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करेगी, उस एग्रीमेंट के बेस पे आपको रिलीफ मिलेगा, या इंडिया के नॉर्मल प्रोविजंस में वो रिलीफ दिए जाएंगे आपके। पीछे हम लोग ने देखा कि डबल टैक्सेशन की बात होने लगी, यानी एक सर्टेन इनकम जो फॉरेन कंट्री में हम अर्न कर रहे थे, उस पे इंडिया भी टैक्स लगा रहा था अपने टैक्स के हिसाब से, और फॉरेन कंट्री भी अपने टैक्स लॉस के हिसाब से टैक्स लगा रही थी। तो जब डबल टैक्सेशन की बात होने लगी तो क्या होगा? हमने कहा तब बात आएगी रिलीफ की। तो इंडियन गवर्नमेंट और इन फॉरेन कंट्रीज के बीच में क्या होता है आपस में? एग्रीमेंट। क्योंकि एग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में होता है, जिसको द्विपक्षीय कहते हैं, या क्या बोलेंगे? बाई मीन्स टू, बायलैटरल एग्रीमेंट जिसको हम लोग ट्रीटी भी कहते हैं। तो बायलैटरल एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हो रहा है? बिटवीन इंडिया एंड दिस फॉरेन कंट्री। अब इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, या दोनों जो जिन बातों पे एग्री हो रहे हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं? तो मैंने कहा पीछे जिन जिन बातों को हमने डिस्कस किया वो सारी बातें देखिए इसमें यहाँ पर डिस्कस हो रही है कि नहीं। हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट्स अपनी इनकम को फ्लो कैसे ऐसी जगहों पर करते हैं जिनको हम टैक्स हेवन कहते हैं, और अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में अगर इंडिया उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करती है, तो सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे तो फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इस एग्रीमेंट में बात किस चीज़ की होती है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी उस पर्टिकुलर कंट्री में इंडिया के रेसिडेंट्स ने कोई भी इनकम उनके बैंक्स में या उनके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में अगर डिपॉजिट की होगी, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसको पता चल जाएगी? इंडिया को। और जैसे ही इंडिया को ये बात पता चलेगी, वो पर्टिकुलर उस इनकम पे टैक्स लगाएगा आपका।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर होता है उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंडिया को मिल जाएगी, और इसका रेजिडेंट अगर इंडिया में है तो यहाँ की इंफॉर्मेशन कौन शेयर कर देगा, इंडिया। यानी दोनों ही आपसी सहमति से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट, जैसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, इन्होंने टैक्स लगाया, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, रिकवरी। तो इनका रेजिडेंट जो यहाँ पर है और इनका रेजिडेंट जो यहाँ पर है, दोनों ही क्या करेंगे, रिकवरी प्रोसीडिंग्स में भी एक दूसरे को हेल्प करेंगे, यानी इनकम टैक्स रिकवरी में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उसके लिए भी ये एग्रीमेंट साइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल टैक्सेशन। ये तो बात हो गई कि पीछे जो हम इनकम का मूवमेंट टैक्स हेवन में करते थे उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन या क्या प्रोसीजर इन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस बायलैटरल एग्रीमेंट में। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, हम भारत में जितना भारत के बाहर जितने भी आपकी इनकम जो हमारे पर्टिकुलर एक्टर्स या पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस ने जमा कर रखे हैं, वो कहते हैं कि हम काला धन विदेश से लाकर इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे या सारा पैसा वहाँ से इंडिया में हम लेकर के आ जाएंगे। वो एक्चुअली किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं आपका। अब जो नेक्स्ट बात है, जो उन रेजिडेंट्स के लिए है जो बेचारे इंडिया में भी टैक्सेबल हो गए हैं और फॉरेन कंट्री में भी हो गए हैं, तो उनको रिलीफ कैसे दी जाएगी, उनको डबल टैक्सेशन से कैसे बचाया जाएगा, या ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं टैक्स से बच जा रहे हैं उनके बारे में कौन कौन सी बातें बोली जाएंगी, ये सारी चीजें इन एग्रीमेंट्स में पहले से ही मेंशन है। और आर्टिकल वाइज आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 इस तरह से सारी चीज़ों को मेंशन कर रखा है और एक कॉमन फॉर्मेट ही आमतौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन एग्रीमेंट्स में सारी चीज़ होती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजंस में टीडीएस के सेक्शंस हैं या टीडीएस का जो रेट है, उन रेट्स के बारे में भी यहाँ बातें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बायलैटरल एग्रीमेंट कोई बात कहता है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर कोई बात कहता है तो बायलैटरल एग्रीमेंट की बात मानी जाएगी, ये सुपरसीड करेगा नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस पे। इसलिए मैंने आपसे कहा था सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 अगर कोई बात कहता है नॉर्मल प्रोविजंस की, वो बात कर रहा है, लेकिन यही बात बायलैटरल एग्रीमेंट अगर ट्रीटी के थ्रू अगर कह रहा है तो बायलैटरल एग्रीमेंट की सारी बातें मानी जाएंगी। अच्छा, जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ये भी दो पार्ट में आपका है, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90 है। यानी एक पर्टिकुलर इंडिया की कोई एंटिटी है या कोई एसोसिएशन है जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, ये फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ के एंटिटी, वहाँ के एसोसिएशन के साथ मिलके काम कर रही है बड़े लेवल पे, तो उनके लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 90A है। इसके अलावा जो बच गए जितने भी लोग, उनके लिए जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 90 में प्रोविजंस हैं आपके। और इन दोनों के ही अगर देखा जाएगा कॉन्सेप्ट्स, रिलीफ्स लगभग सेम रहते हैं आपके। सेक्शन 90 की हम लोग बात कर रहे थे और 90A की बात कर रहे थे, दोनों में रिलीफ का जो ट्रीटमेंट है वो लगभग सेम है। तो फिलहाल हम सेक्शन 90 की बात कर रहे हैं, बायलैटरल रिलीफ, जिसमें इंडिया और फॉरेन कंट्री ने आपस में एग्रीमेंट करके कुछ सिस्टम को डिराइव किया है। वो सिस्टम लगभग हर एग्रीमेंट के सेम होते हैं। क्या है जरा हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 90 में रिलीफ कैसे दिया जाए, इनकम टैक्स में जो आपने डबल टैक्सेशन पे कर दिया है उस डबल टैक्सेशन के हम रिलीफ कैसे लेंगे, तो उसको उन्होंने कहा सेक्शन 90 में बायलैटरल रिलीफ के जरिए आप ले सकते हैं। और इसके दो मेथड इन्होंने बताया और ये दोनों ही मेथड आपको पर्टिकुलर आपकी ट्रीटी में दिए रहेंगे। पहला मेथड है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो टैक्स क्रेडिट नाम से ही आपको पता चल रहा है, अगर कोई भी इनकम फॉरेन कंट्री में अगर आपका रेजिडेंट अर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ₹1 लाख मैंने रुपीस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है आपका, अगर अर्न कर रहा है तो उस केस में मान लीजिए फॉरेन कंट्री पे टैक्स का रेट 10% है। तो ऐसे केस में ये इनकम फॉरेन कंट्री जब इस पे टैक्स लगाएगा तो कितना टैक्स लगा रहा है, तो 1 लाख का 10% 10,000। यही इंडिया में मान लेते हैं 30% आपका टैक्स लग रहा है, मान लेते हैं, तो ऐसे केस में 1 लाख का 30% यानी इंडिया में कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30,000। अब टैक्स क्रेडिट मेथड कहता है कि जो फॉरेन कंट्री में आपने टैक्स पे कर दिया है उसका क्रेडिट आप यहाँ पर ले लो। तो जितना इसने टैक्स पे किया है उतने पोर्शन को ये यहाँ पर माइनस कर देता है और जो बचा हुआ पोर्शन है उतना ही पोर्शन उसको टैक्स पे करना है आपको।
नेक्स्ट मेथड इन्होंने जो बताया वो एग्जेम्पशन मेथड है। तो एग्जेम्पशन मेथड में जो सिस्टम या मेथोडोलॉजी है वो कहता है कि ये दोनों आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कितने कितने इनकम को कौन छोड़ेगा। यानी अगर फॉरेन कंट्री कहती है कि 60% पार्ट को मैं एग्जेम्प्ट मानती हूँ, डेट मीन्स 40% टैक्सेबल है, तो 1 लाख का 40% 40,000 हो गया, यानी 40,000 इनकम मानी जाएगी फॉरेन कंट्री में अराइज हुई है। और इंडिया में 40% एग्जाम था, यानी 60% टैक्सेबल था, यानी 60,000 इनकम कहाँ अराइज होती है? इंडिया में। फॉरेन का मान के चल रहा है टैक्स रेट 10% है, तो 40,000 के 10%, दैट मीन्स 4,000 वो फॉरेन कंट्री में पे करें। और इंडिया में मान लेते हैं 30% है, तो 60,000 का 30%, यानी 18,000 वो इंडिया में पे करेगा। तो ये कौन सा हमारा मेथड था? आपका एग्जेम्पशन मेथड। नेक्स्ट, अभी हमने बायलैटरल एग्रीमेंट पढ़ा। तो बायलैटरल एग्रीमेंट का पहला इलस्ट्रेशन 1 है आपका, आप मॉड्यूल में चेक कर सकते हैं। आपका पेज नंबर है 315 पे इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है आपका। तो उसमें सेक्शन 90 के प्रोविजन के हिसाब से देखिए कैसे वर्किंग की गई है। वहाँ क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर रमेश, अ रेजिडेंट इंडियन, has derived the following incomes for the previous year relevant to the assessment year 2020 and 21, जिसमें इंडिया में वो अर्न करता है 2,44,000 और कंट्री ए में अर्न करता है 4,50,000। क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट है तो इन दोनों ही पोर्शन को टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा। यानी इस केस में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 694 आ रही है और डिडक्शंस कोई नहीं दे रखे हैं, इसलिए कोई छूट इनको नहीं मिली है। डिडक्शंस के बाद जो आपकी टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 6,94,000। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है उसके हिसाब से आपको टैक्सेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है? आप सभी को पता है कि अगर नॉर्मल रेजिडेंट है, एज उसकी 60 ईयर्स से कम है, तो उस केस में अगर टैक्स लायबिलिटी अगर देखिए 5 लाख से ऊपर है ना ये, तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका 2,50,000 से ऊपर अप टू 5 लाख तक आपका कितना परसेंट है? 5%। और 5 लाख के ऊपर हमारा जो टैक्स रेट है वो कितना है? 20%। दोनों टैक्स निकालने के बाद 4% का आप सेस लगाएंगे, तो उस केस में हमारा जो टोटल टैक्स आएगा वो 53,352 आएगा आपका। टैक्स जैसे ही आया, हम क्वेश्चन में वापस आते हैं और वापस आने के बाद चेक करते हैं कि क्या जिस कंट्री में ये इनकम अर्न कर रहा है उस कंट्री के साथ इंडिया का कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट इंडियन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी एज्यूमिंग दैट एज पर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए, यानी इंडिया और कंट्री ए के बीच में डीटीए साइन है, ट्रीटी साइन है आपकी। तो ऐसे केस में क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या वो टैक्स क्रेडिट मेथड का यूज कर रहा है या एग्जाम्पशन मेथड का? तो आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ₹4,50,000 is taxable in India. However, foreign tax can be set off against Indian tax liability. यानी जो भी आप फॉरेन में टैक्स पे कर रहे हैं, यानी 4,50,000 पे 5%, ये क्वेश्चन में गिवन है, उतने पार्ट को आप फॉरेन कंट्री में पे करिए और पे करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टोटल टैक्स है इसमें से आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, उसका क्रेडिट ले लेंगे और जो बचेगा, बच कितना रहा है, 30,852 बच रहा है, इतना टैक्स इंडिया में आपको पे करना है। और आप सभी को पता है कि अप्रोक्सीमेशन का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट अगर देखिए इस तरह से है 2 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हमारा होगा 30,850, यानी अप्रोक्सीमेशन के बाद आपको जो नेट पेमेंट करना है इंडिया में वो है 30,850। नेक्स्ट, अगर किसी कंट्री के साथ मेरा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्योंकि रेजिडेंट तो इंडिया का है, तो इंडिया के सिस्टम में ही आपको रिलीफ देना पड़ेगा। यानी सिंगल हैंडली इंडिया या इंडियन सिस्टम या इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अपने प्रोविजंस के हिसाब से रिलीफ देना पड़ेगा, और वो रिलीफ है सेक्शन 91, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। यूनि मीन्स वन, तो ये जो एक तरफा हम जो रिलीफ दे रहे हैं उसका नाम हो गया यूनिलेटरल रिलीफ, और ये कहाँ कवर होता है, सेक्शन 91। अब इसका इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन 3 की हम बात करते हैं, जो सेक्शन आपका 91 से रिलेटेड है।
क्वेश्चन में सारी चीजें पहले से ही गिवन है कि कितनी इनकम इंडिया में अर्न करता है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया 3,74,000 उसने अर्न किया। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इसने जो अर्न किया वो 5 लाख। और रॉयल्टी इनकम पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि 80 QQB में इनका डिडक्शन 3 लाख है, 3 लाख की एलिजिबिलिटी है, तो लेटर ऑन वो उसकी छूट भी लेगा। तो फिलहाल जो उसने रॉयल्टी इनकम जो अर्न की है दैट इज 5 लाख। अब ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, 3,74,000 प्लस 5 लाख यानी 8,74,000। और 80 QQB जो बेसिकली रॉयल्टी के लिए सेक्शन होता है डिडक्शंस के केस में आपका, उसकी 3 लाख की हमने यहाँ पर छूट ले ली। और छूट लेते ही जो हमारे पास टोटल इनकम आती है वो 5,74,000 है। फिर क्योंकि आपका नॉर्मल रेजिडेंट है, आपका 60 ईयर से कम है, तो ऐसे केस में टैक्स लायबिलिटी वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% और 5 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30% और सेस आपका 4%। तो टोटल टैक्स हमने जो निकाला है वो 28,392 आ रहा है। अब रिलीफ 91 की बात कर रहे हैं। रिलीफ 91 कैसे निकाला जाए? तो वैसे रिलीफ का इनकम टैक्स में एक ही रूल है, आप एवरेज टैक्स निकालिए, यानी कितना अमूमन टैक्स लगता है नॉर्मल इनकम पे, यानी 5,74,000 पे कितना एवरेज टैक्स लगा कि 28,392 हो गया। तो सिंपल मैथमेटिक्स या सिंपल अलजेब्रा में आप आइए, तो 28,392 टोटल टैक्स है, उसको टोटल इनकम से डिवाइड किया 5,74,000, तो टोटल टैक्स का रेट जो आता है वो 4.95% आ रहा है। अब क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो रॉयल्टी को जो टैक्स लगा रहा है फॉरेन कंट्री वो 20% लगा रहा है। तो इस केस में सेक्शन 91 कहता है आपका कि जो भी एवरेज टैक्स रेट आया है और जो भी फॉरेन कंट्री का टैक्स है इनमें से जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर, तो इस केस में कौन सा कम है, 4.95%, यानी इतने परसेंट की आपको रिलीफ मिल जाएगी। कितनी, 4.95%। अब ये 4.95% किस इनकम पे मिलेगा, तो मैंने कहा रॉयल्टी इनकम पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो 5 लाख की रॉयल्टी इनकम है इस पे 3 लाख का ऑलरेडी आप छूट ले चुके हैं डिडक्शंस में, तो यानी 3 लाख के पोर्शन पे तो टैक्स लायबिलिटी आई ही नहीं है। यानी कितने पोर्शन पे डबल टैक्सेशन की बात हो रही है, तो हमने बोला यहाँ देखिए 5 लाख में 3 लाख का डिडक्शन ले चुके हैं, यानी जो नेट टैक्स लायबिलिटी जिस पर डबल टैक्सेशन लगा है वो 2 लाख रुपीस है। तो यहाँ रिलीफ भी कितने पोर्शन पे मिलेगा, 2 लाख रुपीस पे, और कितने परसेंट के हिसाब से रिलीफ मिलेगा, 4.95% के हिसाब से, जो 9900 आ रहा है। अब टैक्स आपका इतना था, रिलीफ इतना है, इस रिलीफ की छूट ले ली, तो जो टैक्स पेबल इन इंडिया है 18,492, और मैंने आपको बताया है कि आपको अप्रोक्सीमेशन जब आप करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 18,490। अब हमने यहाँ पर देखा कि सेक्शन 90A जो पर्टिकुलर एसोसिएशन के रेस्पेक्ट में था, प्रोविजंस रूलिंग सारी सेम थी जैसे 90 की थी, और जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं हुआ उस केस में भी आपको रिलीफ मिलेगी, भले ही हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तो एक तरफा मिलेगी जिसको यूनिलैटरल रिलीफ कहेंगे, और किस तरह से मिलेगी तो वो सारे प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए हैं। आज का लास्ट प्रोविजन जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बीपीओ से रिलेटेड है एंड ट्रैवल से रिलेटेड है। अगर फॉरेन कंट्री आप आमतौर पे देखते होंगे कि आजकल क्या करती हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर लो कॉस्ट में मिल जाता है तो ये अपने सारे प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं। और इंडिया में बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के नाम से हम लोग बहुत सारे बिजनेस चला रहे हैं। तो फॉरेन कंट्री कोई भी बीपीओ इंडिया में ओपन करती है और उसका डायरेक्ट रिलेशन है इस फॉरेन कंट्री के साथ, तो माना जाएगा जो बीपीओ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है वो उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, किसका, फॉरेन कंट्री का। और उस पर टैक्सेबिलिटी लगेगी, किस हिसाब से लगेगी, जो सर्कुलर में मेंशन है। और अगर बिजनेस रिलेशन नहीं है, इंडिया की ही एंटिटी है, वो कहती है नहीं आप सिर्फ मुझे प्रोसेस दीजिए, मैं सारी वर्किंग करूंगा, आपसे पूरे पैसे लूंगा, इस तरह की वर्किंग करती है, दैट मींस उनके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। बिजनेस रिलेशन तो है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ उसका इस पर्टिकुलर एंटिटी का कोई भी यहाँ पर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये वाली एंटिटी और ये वाली एंटिटी दोनों ही अलग है, यानी ये सेपरेट एंटिटी है। और क्योंकि ये इंडिया में है और इंडिया में इनकम अर्न कर रही है, तो इसकी जो भी टैक्सेबिलिटी लगेगी वो कैसे लगेगी, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। तो सेपरेट एंटिटी मानते हुए नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कई शिप्स एयरक्राफ्ट जो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड हैं, अगर वो इंडिया में आते हैं तो पॉइंट ऑफ मूवमेंट अगर देखेंगे तो फॉरेन से इंडिया की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो टैक्सेबिलिटी अगर देखी जाएगी तो उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में ही लगाई जाएगी, इंडिया में नहीं लगाई जाएगी। और बाकी कुछ 2-3 प्रोविजंस और हैं जिसको आपने पीजीबीपी में पढ़ा था, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। यहाँ पर आपका डबल टैक्सेशन रिलीफ खत्म होता है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस बताऊंगा। थैंक यू।